स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि बायोकेमिस्ट्री, हालांकि ये मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान चैप्टर है, जबकि इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए ये काफ़ी टफ चैप्टर है। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चों, टाइम वेस्ट किए बगैर। कार्बोहाइड्रेट एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस चीज़ को भी ज़हन में रखें। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 21 बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं। आपको पता है बच्चों, बायोकेमिस्ट्री, बायो और केमिस्ट्री दो लफ्ज़ हैं। इसका मतलब है मिक्सचर है, ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मिक्सचर। तो बायो बेसिकली एक अलग ब्रांच है, केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच है, या दोनों को मिला दें तो बायो केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच आती है, जिसमें से 30 ब्रांचेस में से ये भी एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कहलाती है। अब बेसिकली बायो में हम स्टडी क्या करते हैं बच्चों? हम बेसिकली स्टडी करते हैं लिविंग सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर लिविंग सेल एंड ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। और केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो अगर मैं आपसे कहूँ बायोकेमिस्ट्री क्या है, तो आप कह सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की स्टडी जिसके अंदर हम उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें और उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करें, या बेसिकली उस कंप्लीट मॉलिक्यूल को स्टडी करें, उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसलिए बच्चों मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया, बायोकेमिस्ट्री इज अ हाइब्रिड साइंस। बायो मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म एंड केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों हम कह सकते हैं बायोकेमिस्ट्री बेसिकली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, जिसके अंदर हम लिविंग सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं एंड देयर केमिकल रिएक्शन, उसको स्टडी करते हैं, उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ये तकरीबन तमाम बुक्स में यही डेफिनेशन मेंशन भी है, कोई मुश्किल डेफिनेशन नहीं है। आपको पता है बायोकेमिस्ट्री बेसिकली ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स इसमें स्टडी हम करते हैं। इसी के अंदर हम लिपिड्स पढ़ेंगे, इसी के अंदर हम प्रोटीन्स पढ़ेंगे। अब हम इसमें कार्बोहाइड्रेट पहला मॉलिक्यूल स्टडी करने जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों कार्बोहाइड्रेट का वर्ड कहाँ से आया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बच्चों, फेडरल बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कंसिडर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ज़हन में रखना है। कार्बो का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, ठीक है? इसलिए मैंने लिखा कार्बो मीन कार्बन, हाइड्रेट मीन वाटर। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के अंदर वाटर होगा कुछ। इसलिए मैंने नीचे अगले पॉइंट में लिखा कि कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और उसमें आमतौर पर मोस्टली, ऑलवेज ट्रू नहीं है, मोस्टली हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जो रेशो होती है वो 2:1 होती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जो रेशो होती है वो 2:1 होती है। जैसे आपने देखा होगा ग्लूकोज का फार्मूला हम पढ़ते हैं C6H12O6। अब इसमें अगर रेशो निकालें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो आपको पता है 2:1 बन रही है, 2:1। इसलिए इनके अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशो है मोस्टली 2:1 होती है। लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं है बेटा। ऐसे नहीं है कि जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की रेशो 2:1 हो वो कार्बोहाइड्रेट ही हों। हो सकता है कि वो कार्बोहाइड्रेट हों और हो सकता है कि ना हो। इसलिए इसकी मॉडर्न डेफिनेशन नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको समझाऊंगा। तो देखें, आपके पास चंद एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड बच्चे सब लोग जानते हैं। बच्चों अगर फॉर्मेल्डिहाइड को देखें तो हम आमतौर पर हम इसको ऐसे लिख रहे होते हैं। अगर इसको मैं कंबाइन कर दूं तो ये बन रहा है जी CH2O। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशो निकालें 2:1 आ रही है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी तरीके से अगर आप देखें एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फार्मूला ये हम पढ़ते हैं CH3COOH, ये पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए तो कार्बन बच्चों 2 हैं, हाइड्रोजन इसमें आपके पास 4 हैं, ऑक्सीजन इसके अंदर जो है वो हमारे पास 2 हैं। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशो निकाली जाए तो 2:1 ही बनती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशो हम इसमें देखें 2:1 है। इसी तरीके से लैक्टिक एसिड है, उसमें भी 2:1 बनती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशो 2:1 हो वो कार्बोहाइड्रेट ही हों, लेकिन मोस्टली इनमें 2:1 हाइड्रोजन में मौजूद होता है। इसलिए हम इनको बेसिकली हाइड्रेटेड फॉर्म कहते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा कोई एग्जांपल दे दें, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ये रेशो ना हो तो वो कार्बोहाइड्रेट हों,
हो सकता है बच्चों, ऐसे बहुत सारे मालिक्यूल हैं। जैसे मैं आपके सामने यहीं पे अगर जगह बना के मैं लिख दूं, हमारे पास है रेमिनोज, ठीक है, ये एक कार्बोहाइड्रेट, बायो वाले बच्चे जानते हैं कि हमारे पास ये एक कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल है। लेकिन अगर इसका फार्मूला देखा जाए तो ये बनता है जी C6H12O5। तो देखो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशो 2:1 नहीं बन रही, लेकिन इसके बावजूद ये कार्बोहाइड्रेट है। इसलिए इस कंसेप्ट को भी आपने ज़हन में रखना है। फिर इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? दे हैव जनरल फार्मूला CnH2O(n). क्या मतलब बच्चों, अगर यहाँ n की जगह 6 होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, क्योंकि n को आपने, अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 होगा, जब इसे मल्टीप्लाई होगा 12 तो 6 और यहाँ पे 6। तो इनका जनरल फार्मूला होता है जी CnH2O(n). इसीलिए इनके साथ कार्बोहाइड्रेट लिखा जाता है। कार्बो मीन कार्बन है, हाइड्रेट मीन इसमें वाटर है, इसीलिए इनका नाम वहाँ से ड्राइव हुआ था। अब ये तो कुछ पॉइंट इंट्रोडक्शन में बच्चा लिखता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन ये है, वो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप हो या कीटोनिक ग्रुप मौजूद हो, एल्डिहाइडिक ग्रुप हो या कीटोनिक ग्रुप मौजूद हो, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप मौजूद हो, उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। पॉलीहाइड्रोऑक्सी कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। पॉलीहाइड्रोऑक्सी कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। वो पॉलीहाइड्रोऑक्सी कंपाउंड जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद हो, कीटोनिक ग्रुप मौजूद हो, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप हो तो इन्हें हम एल्डोजेस पढ़ते हैं, एल्डोज पढ़ते हैं। अगर उनमें कीटोनिक ग्रुप हो तो उन कार्बोहाइड्रेट को हम कीटोज पढ़ते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप हो तो उन कार्बोहाइड्रेट को हम एल्डोज कहेंगे, और अगर कीटोनिक ग्रुप हो तो उन कार्बोहाइड्रेट को हम कीटोज कहेंगे। अब हमारे पास बच्चों बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। जैसे मैं यहीं पे बच्चों, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लें, यहीं पे मैं रब करके आपको सिंपलेस्ट अगर कार्बोहाइड्रेट बताऊं तो हमारे पास यहाँ पे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है, तो मैं सबसे छोटा एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनाऊं तो ये हमारे पास एक है, स्ट्रक्चर है C+O≫H, और यहाँ पे लिख रहा हूँ जी C, इस जगह पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे COH, और यहाँ पे H, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दें। तो ये आपके पास सिंपलेस्ट, देखो इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है, एक से ज़्यादा OH, 2 या 2 से ज़्यादा OH होने चाहिए, तब वो पॉलीहाइड्रो, पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा वाला, तो जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा OH ग्रुप मौजूद हों, तो ये एक आपके पास कार्बोहाइड्रेट है। ये सबसे स्मॉलेस्ट है, इसको हम बेसिकली ग्लिसरॉल के नाम से है, तो इसका नाम बच्चों ग्लिसरॉल के नाम से है, ग्लिसरल एल्डिहाइड कहते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट एल्डोज वाला है, इसको हम, एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है, इसको हम एल्डोज पढ़ते हैं जी। एल्डोज वो होते हैं जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं। अब कीटोज भी होते हैं बच्चों, जैसे मेरे पास ये अगर स्ट्रक्चर मैं बना दूं, कीटोनिक ग्रुप, आपको पता है कीटोनिक ग्रुप में दोनों साइड पे कार्बन होते हैं। अब यहाँ पे मैं इसके साथ CH2OH लगा दूं, यहाँ पे भी CH2OH लगा दूं। ये देखो अगर मैं OH ना लगाता, यहाँ CH3 होता, यहाँ CH3 होता, तो बच्चों इसको आपने पढ़ा हुआ है, ये आपके पास एसीटोन है, ठीक है। तो इसको हम प्रोपानोन या एसीटोन कहते हैं। इसको मैं डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन भी बोल सकता हूँ। इसका नाम है डाईहाइड्रोऑक्सी और एसीटोन, ये हमारे पास है। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। कीटोज, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसे एल्डोज कहते हैं। इसमें कीटोनिक ग्रुप है, इसको कीटोज कहते हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जिनमें कीटोनिक ग्रुप मौजूद हो उन्हें कीटोज बोलते हैं, जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद हो उन्हें एल्डोज कहते हैं। अगर किसी का ऑर्गेनिक बहुत वीक है तो उसको पता होना चाहिए कि C डबल बॉन्ड O के एक साइड पे अगर हाइड्रोजन आए तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, अगर C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड पे कार्बन आ जाएं, अल्काइल ग्रुप आ जाएं, तो वो कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है। यहाँ तक डेफिनेशन तक हम क्लियर हो गए बच्चों। अब कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन के बाद इसकी है क्लासिफिकेशन। अब कार्बोहाइड्रेट की मेन 3 टाइप्स हैं। एक को नाम देते हैं मोनोसेक्राइड, दूसरा है अलिगोसेक्राइड, तीसरा है पॉलीसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड क्या है बच्चों? एक तो ये ज़हन में रहे कि बच्चों ये मोनोसेक्राइड और अलिगोसेक्राइड को हम शुगर मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनको हम शुगर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं क्योंकि ये टेस्ट में मीठे होते हैं बेटा।
कभी आप देखेंगे इनको, आप चखें तो इनका टेस्ट जो है वो स्वीट होता है। लेकिन ये जो हमारे पास हैं इनको हम नॉन शुगर मालिक्यूल्स कहते हैं, नॉन शुगर मालिक्यूल, क्योंकि इनका टेस्ट नहीं होता, ये टेस्टलेस होते हैं। जैसे मैं आगे जाके बताऊंगा स्टार्च, सेलुलोज, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, इनको नॉन शुगर मालिक्यूल्स कहते हैं। अब आते हैं मोनोसेक्राइड। अच्छा, मोनोसेक्राइड क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल जो फर्दर हाइड्रोलाइज ना हो, वो कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल जिनको आप फर्दर ब्रेक ना कर सकें, उनको हम मोनोसेक्राइड कहते हैं। मैं बच्चों को कहता हूं कि इसमें 3 एग्जांपल याद करो। जैसे मोनोसेक्राइड कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज। अब ग्लूकोज किस में पाया जाता है? ये तो हमारे ब्लड में पाया जाता है बच्चों। और किस में होता है? हमें पता है कि ये हनी, शहद के अंदर पाया जाता है, हनी के अंदर पाया जाता है, कॉर्न्स में पाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं कि फ्रैक्टोज किस में होता है, तो आप कहते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में होता है। जैसे आप अंगूर के अंदर देखें तो बच्चों ये फ्रैक्टोज पाया जाता है। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के अंदर बच्चों हमारे पास जो है वो क्या मौजूद होता है? फ्रैक्टोज होता है। गैलेक्टोज किस में मौजूद होता है? बच्चों गैलेक्टोज जो है ना, जितने भी दूध से बनने वाली प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं या मिल्क के अंदर पाया जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा कि कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल विच डू नॉट हाइड्रोलाइज टू सिंपल यूनिट्स आर कॉल्ड मोनोसेक्राइड। वो कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल जो फर्दर ब्रेक नहीं होते, सिंपल यूनिट में कन्वर्ट नहीं होते, उन्हें मोनोसेक्राइड कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है, गैलेक्टोज है। अब ग्लूकोज किस में पाया जाता है? ग्लूकोज इज फाउंड इन हनी एंड कॉर्न्स, फ्रैक्टोज इज फाउंड इन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, गैलेक्टोज इज फाउंड इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ये बच्चों में वर्डिंग इसलिए लिखता हूँ कि अगर मैं सिर्फ आपको समझा दूँ तो बहुत सारे बच्चे मुझे फॉलो कर रहे होते हैं और उनको हर तरह का बच्चा मेरे चैनल पे पढ़ रहा है, तो उनको वर्डिंग चाहिए होती है, कुछ ना कुछ लिखना होता है। इसलिए बच्चों ये चीज़ें लिखना ज़रूरी हैं। अगर मैं आपको समझा दूंगा ना तो शायद ये जल्दी ख़त्म तो हो जाएगा, लेकिन हर बच्चा उस लेवल का नहीं होता, इसलिए उसको पता हो कि ये चीज़ें मैंने नोट भी करनी है। तो ये बच्चों हमारे पास अब इन तीनों के स्ट्रक्चर भी हैं बच्चों। हमारे कोर्स में तो ये 2 के स्ट्रक्चर हैं, ये तीसरे का स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो अभी एंड पे बता दूंगा कि कितना फ़र्क होता है। तो इनके ओपन चेन, क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी आपको तैयार करने हैं। तो देखो मोनोसेक्राइड में डेफिनेशन तैयार करें, 3 पॉइंट्स इसके, ये 3 एग्जाम्पल तैयार करें, ये 3 पॉइंट्स तैयार करें, थ्योरी आपकी कंप्लीट है। अब आप आ जाएं नेक्स्ट पे बच्चों इनके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ मैं आपके सामने ग्लूकोज, फ्रैक्टोज के स्ट्रक्चर पहले बनाता हूँ, फिर गैलेक्टोज का भी इसी के साथ बता दूंगा। वो हमारे कोर्स में तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बना सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट इसमें देखते हैं जी, सबसे पहले ग्लूकोज को देखते हैं। बच्चों ग्लूकोज का मालिक्यूलर फार्मूला हमें पता है, हम लिखते हैं C6H12O6। C6H12O6 को अगर हम अरेंज करें तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ हम 6 कार्बन लगा लेते हैं, 3, 4, 5, 6, ठीक हो गया। और यहाँ पे इस जगह पे कार्बन के साथ OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस जगह कार्बन की आपने अरेंजमेंट याद करनी है। 3rd कार्बन के ऊपर OH के अरेंजमेंट जो है वो लेफ्ट साइड पे है। अब यहाँ बाकी सब जगह पे राइट साइड पे OH लगाने। अब इधर भी OH लगाएंगे, अब इस जगह पे भी OH लगाएंगे, लेकिन इसके बॉन्ड अभी 1, 2 हैं तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएंगे, इसके बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। तो ये आपके पास ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है जी, ठीक है। ये आपके पास ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कहते हैं। बच्चों इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर आमतौर पर कहा जाता है कि ये सॉलिड फॉर्म में तो स्टेबल है, लेकिन इसको सॉल्यूशन फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं ना तो ये 3% तकरीबन स्टेबल होता है। ये 97% या 90 बाज़ केसेस में 96% जो है वो अनस्टेबल फॉर्म में रहता है, ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर मैं इसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करूँ बच्चों, तो मैं इसका एक इंटरमीडिएट यहाँ बनाऊँगा। इंटरमीडिएट बनाना है तो बच्चों यहाँ नंबरिंग हम करते हैं। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन है, ये C6H12O6 बन रहा है। अब बच्चों हमारे पास कार्बन नंबर 6 से अगर मैं इसका ड्रा करता हूँ तो देखें हमारे पास कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर 1 के बहुत करीब हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा। हमारे पास कार्बन नंबर 6 पे आते हैं तो ये आ जाएगा कार्बन नंबर 6 CH2OH, ठीक हो गया। ये कार्बन नंबर 6 हो गया। कार्बन नंबर 6 के बाद कार्बन नंबर 5 पे आए तो C, उसके साथ एक साइड पे हाइड्रोजन मौजूद है और एक साइड पे OH मौजूद है। कार्बन नंबर 5 के बाद कार्बन नंबर 4 पे आ जाएं, इस जगह पे कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन है और OH मौजूद है। 4 के बाद कार्बन नंबर 3 पे आ जाएं, इसका OH अगर नीचे लगाया तो उसका OH ऊपर लगा दें।
अरेंजमेंट ऐसी ही रखनी है। कार्बन नंबर 3 के बाद कार्बन नंबर 2 पे आ जाए, इसका OH ऊपर लगाया तो इसका OH नीचे लगा दें, उसके साथ भी H और OH आ रहे हैं। और कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 ये है हमारे पास, C डबल बॉन्ड O के साथ H लगाएंगे। ये अपनी उसका इंटरमीडिएट मैंने बनाया है। तो अगर हम इस पर नंबरिंग करें तो ये कार्बन नंबर 6 था आपके पास, 5 4 3 2 और 1, ये हमारे पास अभी साइक्लिक फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रहा है। अब जब इसको साइक्लिक फॉर्म में लेके जाते हैं तो बेसिकली कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 का OH एक दूसरे के ज़्यादा करीब आते हैं। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर पॉजिटिव, इधर भी पोलैरिटी क्रिएट होती है, पार्शली पॉजिटिव नेगेटिव। ये ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड बनाता है। जैसे ही इस कार्बन से ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है तो ये बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाता है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा O के साथ, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट करके इधर आ जाएगा, यानी ऑक्सीजन इधर बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड आगे ब्रेक होगा, O पे नेगेटिव आएगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। अब इसकी 2 फॉर्म बनेगी, इसी को देख के बनाऊंगा। एक को नाम दूंगा अल्फा डी ग्लूकोज और एक को नाम दूंगा बीटा डी ग्लूकोज। फर्क देखना है आपने। अब हमारे पास इसकी 2 फॉर्म बनाते हैं। पहली फॉर्म बनाने जा रहा हूँ, तो मैं अगर पहली फॉर्म बनाऊँ तो बच्चों ये मेरे पास फॉर्म CH2OH कार्बन नंबर 6 बना दिया, फिर कार्बन नंबर 5 C इधर O लगा दिया, इसके साथ हाइड्रोजन है यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे H और OH, और कार्बन नंबर 3 पे आ गया, इस जगह पे OH हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 2 पे आ गया जी H और OH, और कार्बन नंबर 1 पे आ गए C, इसके साथ ये बॉन्ड बन गया। अब हमारे पास एक तो इसके साथ H मौजूद है, जब ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से मिल जाएगा, ये बॉन्ड इधर बन गया, तो O के साथ H आ जाएगा, ये हमारे पास है। अब इसमें अगर मैं देखूं तो बच्चों इस जगह पे कार्बन नंबर 6 5 4 3 2 1। अब इसमें देखो 1 कार्बन के ऊपर OH नीचे की तरफ है, 4 पे तो मस्ट है कि OH नीचे की तरफ होगा, 1 कार्बन के ऊपर OH नीचे की तरफ है, तो इसको पढ़ते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज, डी स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब बीटा डी ग्लूकोज क्या है बच्चों? सेम यही स्ट्रक्चर है। इस OH को ऊपर कर दें, H को नीचे कर दें। अगर मैं इस OH को ऊपर लिख दूं, H को नीचे लिख दूं, बाकी अरेंजमेंट सेम हो, तो उसे बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं। अब मैं बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाता हूं। अब बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहां ड्रा कर लेते हैं, CH2OH। अब फिर इस जगह पे आ जाएगा जी कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन H OH, ये हमने इसके साथ ड्रा कर दिया। फिर हमारे पास है जी कार्बन, इसके साथ यहाँ पे OH H, कार्बन H OH, और कार्बन इस पे आ गए, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड उसी तरीके से है। अब सिर्फ फ़र्क क्या करना है, इस कार्बन को OH को ऊपर कर देता हूँ और इस H को नीचे कर देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ दोनों स्ट्रक्चर में फ़र्क देखें, तो फ़र्क तो सेम यही है कि सिर्फ इसका OH नीचे की तरफ है, उसका OH ऊपर की तरफ है। तो अब हमारे पास अगर नंबरिंग हम करें तो ये कार्बन नंबर 6 5 4 3 2 1। अब इस कार्बन देखो, इसका OH नीचे है, इसका OH ऊपर की तरफ है। इसको हम बच्चों कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। इसको हम नाम देंगे बीटा डी ग्लूकोज। तसल्ली से लेक्चर सुनने वाला है तब बच्चों समझ आएगी। बायो है, लाजिम बात है, बायो केमिस्ट्री थोड़ी सी थ्योरेटिकल टॉपिक होते हैं, इसलिए आपने इसको देखना है। तो बच्चों अभी तक मोनोसेक्राइड की डेफिनेशन तैयार हो गई, 3 पॉइंट्स तैयार हो गए, उसके बाद मुझे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तैयार है। अब फ्रैक्टोज, मैं ग्लूकोज के बाद ना बच्चों इसी के ऊपर सिर्फ गलेक्टोज की बात करने लगा हूँ। अगर मैं गलेक्टोज में करूँगा ना तो बच्चों सिर्फ आपने चेक करना है, इसी के ऊपर आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं अगली बात करूँ गलेक्टोज की। चलें जी, अब बच्चों हमारे पास गलेक्टोज में ये होता है ना कि ये वाला OH, मैं अब गलेक्टोज की इधर बात करने लगा हूँ, यहाँ OH की जगह H इधर हो जाता है, OH इधर हो जाता है। तो यही स्ट्रक्चर आपके पास ग्लूकोज की जगह किसका बन गया? अब ये ग्लूकोज की जगह अब स्ट्रक्चर बन गया गलेक्टोज का। ठीक है, ये आपके पास बन गया गलेक्टोज। बुक में नहीं है, लेकिन अगर बच्चा लिखना चाहे तो ये हमारे पास गलेक्टोज बन गया। अब बच्चों इसमें देखो 2 OH राइट साइड पे होते हैं। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ इसके अंदर क्या चेंज होगा, अल्फा बीटा उसके 2 नहीं बनाते, उसके जस्ट एक ही बनता है। अगर मैं आपसे कहूँ उसकी अरेंजमेंट क्या होगा, आप कहेंगे सेम यही स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ फर्क ये करें। अब ये हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बनेगा गलेक्टोज का,
वो ये बनेगा कि इस OH को ऊपर कर दें, यहाँ पे OH को ऊपर कर दें, इधर भी OH को आप जो है वो इधर H को नीचे कर दें, और इसी तरीके से इस OH को आपने किधर रखना है बच्चों, इस OH को भी आपने ऊपर की तरफ रखना है, H इधर रखना है। तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बन गया, ये स्ट्रक्चर आपके पास जो है वो गैलेक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, गैलेक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। जस्ट आपको समझाने के लिए आपके ज़हन में, तो ये बच्चों हमारे पास गैलेक्टोज, ये और ये तैयार कर लेना है। ये वैसे ग्लूकोज के लिखे हुए हैं, तो इसी के ऊपर मैंने कन्वर्जन की है, तो इसलिए बच्चों आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग दरमियान से वीडियो देखते हैं तो फिर कमेंट्स में लिख देते हैं कि सर आपने ये क्या किया है, या इधर से आपने गलत लिख दिया। ऐसा नहीं होता, आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अब बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट लाइन जो है वो मोनोसेक्राइड के अंदर फ्रैक्टोज की है जी। अब मैं फ्रैक्टोज की बात करने लगा हूँ, क्योंकि मोनोसेक्राइड में मेन हमने ग्लूकोज और फ्रैक्टोज तैयार करना है। तो अगर मैं आपके सामने अब फ्रैक्टोज की बात करूँ तो हमारे पास फ्रैक्टोज बच्चों, ये इसलिए मिटा रहा हूँ कि ताकि आप स्क्रीनशॉट लें तो आपको पता हो ये गैलेक्टोज के बारे में लिखा हुआ है अभी। अब फ्रैक्टोज मैं यहाँ लिखता हूँ। फ्रैक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C6H12O6 होता है। फ्रैक्टोज अगर लिखें तो बच्चों होता है CH2OH, C6H12O6। यहाँ पे सेम वही है, थर्ड कार्बन पे, बाकी कार्बन पे OH उसी तरीके से है, यहाँ पे भी कार्बन उसी तरीके से है, और इस जगह पे CH2OH। पहले तसल्ली कर लें, चेक करें बच्चों, C6H12O6 बन रहे। अब ये हमारे पास नंबरिंग हमने इस साइड से करनी है, फंक्शनल ग्रुप वाली साइड से नंबरिंग होती है, ठीक है। हमेशा नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप वाली साइड से होती है, नंबरिंग ये करेंगे। अब इसकी साइक्लिक फॉर्म भी बनती है बच्चों। इसकी साइक्लिक फॉर्म जब बनती है ना, तो होता क्या है, ये कार्बन नंबर 5 का जो ऑक्सीजन है ना, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है। जैसे ही बॉन्ड बनाता है ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होता है, O पे नेगेटिव आ जाता है, ये वाला हाइड्रोजन माइग्रेट करके इधर चला जाता है। मैं आपके सामने बनाता हूँ, क्योंकि बुक में मिस्टेक भी होती है बच्चों, बुक में मिस्टेक है, इसलिए बच्चे आमतौर पर फिर देखते हैं कि सर ये तो चेंज नज़र आ रहा है। अब एक तो आप देखेंगे बच्चों, प्रॉपर तरीका यही है। अब इसकी साइक्लिक फॉर्म कैसे बनेगी, छठे कार्बन से मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो जब मैं इसे बल्कि कार्बन नंबर 1 से बनाना शुरू करता हूँ, CH2OH, ये बन गया कार्बन नंबर 1। अब कार्बन नंबर हमारे पास जो 2 है उसके साथ C के साथ OH लगा दिया, ये किधर से आ गया बच्चों, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ O पे नेगेटिव आया, ये वाला हाइड्रोजन समझ लो इधर चला गया। अभी आपको बात समझ आ जाएगी। कार्बन नंबर 5 का ऑक्सीजन, इसके पास सिर्फ ऑक्सीजन रह गया, वो जोड़ेगा कार्बन नंबर 2 के साथ। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद नेक्स्ट मैं इधर बना रहा हूँ जी C, ये कार्बन नंबर 3 पे आ गया हूँ, यहाँ OH। कार्बन नंबर 3 के बाद कार्बन नंबर 4 पे आ गया हूँ, इसका OH नीचे है तो इसका OH ऊपर बनेगा। और कार्बन नंबर 3 के बाद कार्बन नंबर ये हमारे पास आ गया 4, ठीक है। अब कार्बन नंबर 5 पे पहुंच गया हूं, और कार्बन नंबर 5 के पास H मौजूद है, और उसका O, उसका ये वाला O देखो, इसका O कार्बन नंबर 5 का O कार्बन नंबर 2 से जोड़ा है, कार्बन नंबर 2 से जोड़ दिया है, और कार्बन नंबर 6 इसका CH2OH ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब आप इसकी नंबरिंग करें तो ये कार्बन नंबर आपके पास है जी 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। आपकी बुक में मिस्टेक ये है, या तो दोनों साइड पे OH लगा दिए हैं, या दोनों साइड में से एक साइड से, दोनों साइड से H लगा दिए हैं। तो ये आपकी बुक की मिस्टेक है, मेरी तरफ से ये ठीक है। ये आपके पास फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर है, ओपन चेन, और ये उसका जो है वो क्लोज चेन, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर। फेडरल बोर्ड में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ड्रा द क्लोज चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। तो बच्चों ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रा करने को भी आ सकता है, ये भी आपके कोर्स में है। तो अभी तक मोनोसेक्राइड हमारा कवर हुआ है। अब हम आते हैं अलीगोसेक्राइड पे, सेकेंड टाइप पे, अलीगोसेक्राइड्स। इसको हमारी बुक जो है, क्योंकि हम फेडरल के ज़्यादा मेन स्टूडेंट्स होते हैं, तो बच्चों हम अलीगोसेक्राइड को, हमारी बुक जो है वो डायसेक्राइड भी लिख रही है। डायसेक्राइड्स बेसिकली होता क्या है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो हाइड्रोलाइज होने पे
ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो हाइड्रोलाइज होने पे 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड, कुछ बुक में लिखा हुआ है 2 से लेकर 9 तक, ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं, 2 से लेकर 10 तक के मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस करें, उनको हम अलिगोसेक्राइड कहते हैं। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं बच्चों। हम लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स which produce 2 to 10 units of monosaccharides on hydrolysis are called oligosaccharides। अब 2 होगा तो डाइसेक्राइड, 3 प्रोड्यूस करेगा ट्राइसेक्राइड, सो ऑन। अब मैं आपसे कहता हूं कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो 2 से लेकर 10 तक के मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस करें उनको हम ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। आपके कोर्स में डाइसेक्राइड हैं, कौन कौन सी एग्जांपल हैं तो बच्चों आपने याद करना है। डाइसेक्राइड में एक आपको याद होना चाहिए सेक्रोज, टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, चीनी के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से माल्टोज, ये भी आपके पास एक डाइसेक्राइड है। इसी तरीके से लैक्टोज दूध में पाया जाता है बच्चों, ये भी डाइसेक्राइड है। ये डाइसेक्राइड आपके कोर्स में शामिल हैं। इन तीनों का फार्मूला बच्चों फिक्स है C12H22O11। अगर मैं आपसे कहूं इन सब का फार्मूला क्या है तो आप कहते हैं C12H22O11 इनका फार्मूला है। इन तीनों का सेम फार्मूला है। लेकिन सेक्रोज कहाँ पाया जाता है बच्चों, आपको पता है? शुगर केन के अंदर पाया जाता है, गन्ने के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये आपके पास शुगर केन के अंदर पाया जाता है। शुगर बीट यानी जो छोटे छोटे दाने हैं उनके अंदर भी पाया जाता है। माल्टोज माल्ट में पाया जाता है बच्चों, माल्टे में पाया जाता है। और लैक्टोज बच्चों ये दूध में पाया जाता है। जब दूध मीठा होता है तो वो बच्चों लैक्टोज के जैसे होता है, ये भी मिल्क के अंदर पाया जाता है। तो एक तो आपको डेफिनेशन याद करनी है, फिर आपको 3 नाम याद करने हैं, फिर इनके तीनों का सोर्स एक एक लाइन में पता होना चाहिए। अब बच्चों हमारे पास स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो स्ट्रक्चर ड्रा भी कर सकते हैं। मैं आपको टेक्निक बता देता हूं। मैं बच्चों से कहता हूं बच्चों 2 स्ट्रक्चर तैयार कर लें, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के क्लोज चेन स्ट्रक्चर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आ जाएंगे, फिर आपको पूरा कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। लेकिन जब तक वो नहीं करेंगे तो आपको तंगी रहेगी। जैसे हमारे पास है बच्चों सेक्रोज है, इसका फार्मूला होता है जी C12H22O11। ये मैंने लिखा है सेक्रोज। जब आप इसको हाइड्रोलाइज करें, इसको वाटर डाल दें, हाइड्रोलाइज करने पे ये किस में कन्वर्ट होगा? C6H12O6 में चला जाएगा, यानी ये ग्लूकोज में जाएगा। और साथ ही एक और फार्मूला बनेगा C6H12O6, ये फ्रैक्टोज बन जाएगा। ये बन गया, ठीक हो गया। अब इसका मतलब है ये डाइसेक्राइड है, 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है। एक और है जी C12H22O11, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं जी, माल्टोज है। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस करें, इसकी हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा? इससे एक तो बनेगा जी C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा, और दूसरा मॉलिक्यूल भी ग्लूकोज बनेगा, 2 ग्लूकोज बनेंगे। इसलिए मैं इसके साथ 2 लिख सकता हूं, तो 2 नहीं लिख सकता था, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर चेंज है। तीसरा हमारे पास है C12H22O11 प्लस वाटर, ये हमारे पास है जी लैक्टोज। जब आप इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये ब्रेक होता है ग्लूकोज में, जो कि आपकी बुक ने गलती से और लिख दिया है। C6H12O6 ग्लूकोज में जाता है, और साथ C6H12O6 गलैक्टोज में जाता है। आपकी बुक में ग्लूकोज की जगह फ्रैक्टोज लिखा हुआ है, तो वो मिस्टेक है। ये हमारे पास इसकी 3 एग्जांपल हो गई। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो बच्चों इनमें जो लिंकेज होती है ना, वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या कि 2 कार्बोहाइड्रेट, जैसे अगर मैं एक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का जोड़ूं, एक फ्रैक्टोज का जोड़ दूं,
एक H और एक का OH निकाल दूँ सैक्रोज बन जाएगा। अगर 2 ग्लूकोज जोड़ दूँ माल्टोज बन जाएगा। अगर एक ग्लूकोज का क्लोज चेन स्ट्रक्चर एक गैलेक्टोज का क्लोज चेन स्ट्रक्चर उनको जोड़ दूँ तो मेरे पास लैक्टोज बन जाएगा। मैं एक कद को जोड़ के दिखा देता हूँ, आपके कोर्स में तो नहीं है लेकिन बच्चे को जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, या कहीं आपको ऐसे लोज में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको काम आ सकता है। देखो बच्चों, ग्लूकोज बनाने लगा हूँ। अगर मैं ग्लूकोज बनाता हूँ तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या है जी, C6, वो उसका साइक्लिक फॉर्म बनाने लगा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपको बच्चों समझाइए, तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर बन रहा है जी। यहाँ पे OH ऊपर आ जाएगा, H नीचे है, इस जगह पे H OH, यहाँ पे हम उसी तरीके से बना देंगे, इधर H और ये OH, अल्फ़ा डी ग्लूकोज हो गया। ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये कार्बन नंबर 6 5 4 3 2 1। अब दूसरा मॉलिक्यूल मैंने बनाना है, ये इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ फ्रैक्टोज का। तो बच्चों अगर मैं फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर है जी CH2OH, आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले ड्रा किया, वो सामने ड्रा है। अब C, इस जगह पे OH। अब हमारे पास अगर हम इसको अरेंज कर दें, नेक्स्ट में इधर बना दें O C और इस जगह पे लगा दें C H OH, यहाँ पे लगा दें जी C OH H, और इसी तरीके से इसको जोड़ दें और हमारे पास इस जगह पे कार्बन नंबर 1 ये आपके पास है। अब हम इनको जोड़ दें तो हमारे पास बेसिकली इसके दरमियान जो लिंकेज आ जाएगी, एक मालिक्यूल का H निकाल दें, एक मालिक्यूल का क्या निकाल दें, OH। अगर एक मालिक्यूल का H निकाल दें, एक मालिक्यूल का OH निकाल दें, ये मालिक्यूल बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएगा, हम इस तरीके से इसको ड्रा कर सकते हैं। अब हम इसकी नंबरिंग ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4, तो ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी। इस तरीके से हम 2 ग्लूकोज भी जोड़ सकते हैं। आप चाहें तो इसके दोनों ऑप्शंस होते हैं बच्चों, ग्लूकोज में नंबरिंग दोनों साइड से साइक्लिक फॉर्म में की जा सकती है, तो इसलिए 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मैंने दिखा दी। अब इस तरीके से माल्टोज को 2 जोड़ दें, 2 ग्लूकोज जोड़ दें, माल्टोज बन जाएगा। एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज जोड़ दें, तो इस लिंकेज को हम एक नाम देते हैं। असल में ये चीज़ बतानी थी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कहते हैं, ये बन जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड पे। स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम पॉलीसेकेराइड। नॉन शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, टेस्ट लेस होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। जैसे पॉलीसेकेराइड हमारे कोर्स में जो मौजूद है वो 3 हैं। स्ट्रक्चर तो नहीं है, अगर बनाना चाहें तो उनके भी बना सकते हैं बच्चों, बहुत लॉन्ग हो जाता है, अदरवाइज मैं इसके ऊपर वो स्ट्रक्चर भी बना सकता हूँ। नेक्स्ट आते हैं पॉलीसेकेराइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो हाइड्रोलाइज होने पे लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड प्रोड्यूस करें। लार्ज का मतलब यहाँ पे मिनिमम 1000 मॉलिक्यूल्स होता है, उनको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। डेफिनेशन लिखने लगा हूँ, कार्बोहाइड्रेट which produce large number of monosaccharides on hydrolysis। ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड हाइड्रोलाइसिस पे प्रोड्यूस करें, उन्हें हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। दे आर नॉन शुगर मॉलिक्यूल बिकॉज दे आर टेस्टलेस। फॉर एग्जांपल हमारे कोर्स में है जी स्टार्च, ठीक है। इसी तरीके से है हमारे पास सेलुलोज और ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर होता है बच्चों, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। स्टार्च देखा होगा, घरों में कल्फ पड़ा होता है, कपड़ों पे लगाया जाता है, इसको हम स्टार्च कहते हैं। बच्चों आपको पता है ये स्टार्च प्लांट के अंदर पाया जाता है, पोटैटो में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसका सोर्स पोटैटो वगैरह है।
ये बेसिकली स्टार्च पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का। इट इज़ द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। याद रखें, अल्फा डी ग्लूकोज जोड़ते जाएं बहुत सारे मॉलिक्यूल, स्टार्च बन जाएगा। लेकिन याद रखें बच्चों, स्टार्च खुद एक प्योर कंपाउंड नहीं है, प्योर कार्बोहाइड्रेट यानी प्योर मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि ये दो चीज़ों का मिक्सचर है। इसमें एक होता है अमाइलोज, जस्ट आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एंट्री टेस्ट में भी फ़ायदा हो जाए, अमाइलोज, और एक होता है इसमें अमाइलोपिक्टन। अमाइलोपिक्टन ये होते हैं। अमाइलोज इसमें 10 से 20% होता है, और अमाइलोपिक्टन इसमें जो है वो हमारे पास 82 हमारे पास होता है जी। अगर 10 से 20% है तो 80 to 90% ये होगा। ठीक है, इसमें जो लिंकेज होती है अगर कहीं आ जाए, इसको कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसमें दो लिंकेज होती हैं बेटा, मल्टीपल चॉइस के लिए जस्ट बता रहा हूँ। 1,4 भी होती है और 1,6 भी होती है। ये दो लिंकेज होती हैं, इनको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये मल्टीपल चॉइस कहीं आ जाए तो आपको याद हो कि अमाइलोज स्टार्च के अंदर कौन से दो कार्बोहाइड्रेट, तो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। आप कहते हैं अमाइलोज, अमाइलोपिक्टन। अमाइलोज कितने परसेंट है? 10 से 20%। अमाइलोपिक्टन 80 to 90%। स्टार्च किसका पॉलीमर है? अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। अल्फा डी ग्लूकोज जोड़ते जाएं।